मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे सामने आकर बैठ गया, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा और मुझे तोहफे में सोने की अंगूठी दी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे सोने की अंगूठी देगा। मुझे लगा कि कोई 5 या देखकर बस जान छूट जाएगी और मैं उस पर भी खुश हो जाती, लेकिन मैं सोने की अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बस तुम हमेशा मेरी बात मानना। मैंने कहा कि आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। वह भी खुश हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसने कहा, मैं अभी आता हूं, उठकर कहीं बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने सर नीचे किया हुआ था क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे हाथों में सोने की 7 अंगूठियां थीं। इसका मतलब क्या था, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 19 साल हुई। तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हम लोग जिस गांव में रहते थे, यहां पर यूं समझे कि कुल 100 घर थे। इन घरों के अंदर ही कोई डॉक्टर था तो कोई टीचर, किसी ने कपड़े की दुकान बनाई थी तो किसी ने खाने पीने की, और शहर जाना बहुत कम ही होता था। हमारा गांव बहुत छोटा सा था, लेकिन इस गांव को छोड़ डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि हम सब लोग सरकार की जमीन पर बैठे थे। मुफ्त की जमीन पर बैठे रहने की वजह से हम लोगों के दिमाग बंद हो गए थे और हम लोग यही सोच के बैठे थे कि बस बैठे बिठाए घर मिल रहा है, वरना कौन किराया देगा। बिजली भी हमारी मुफ्त थी। ऐसा लगता था कि सरकार इस छोटे से गांव को भूल गई है और इस गांव ने अपनी ही बहुत सी अजीबो गरीब रस्में बना ली थी। जब तक मैं छोटी थी, जवान हो रही थी, तब तक मुझे नहीं था कि इन रस्मों का असर मुझ पर भी पड़ेगा। लेकिन अब मैं जवान हो गई थी और मेरी शादी की उम्र हो गई थी, और अब इन सारी रस्मों का असर मुझ पर पड़ने वाला था, क्योंकि यह सारी रस्में ज्यादातर औरतों के लिए ही बनाई गई थी। मर्दों को इस गांव में खुली आज़ादी थी, लेकिन औरतों को शायद इस तरह की जिंदगी दी जाती थी कि उन्हें अपने सांस भी भारी लगने लगते थे। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक अपनी माँ को हमेशा उदास ही देखा। वह हमेशा होती ही रहती थी। मेरे बाबा के 3 भाई थे। मेरी माँ इन सबके काम करती थी। उनके कपड़े धोती थी, उनके कपड़े इस्त्री करती थी, उन्हें खाना बना केर देती थी। कभी कभी वह मेरी माँ से झगड़ा भी करने लगते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि यह मेरी माँ से बाबा की तरह क्यों झगड़ा करते हैं। मैं उनसे पूछती थी, पर वह मुझे बताती नहीं थी। खैर, मेरे लिए रिश्ता देख लिया गया। मुझे बड़ा शौक था कि मेरे माँ बाप आपस में क्या बात कर रहे हैं, मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मैं छुप के उनकी बातें सुन रही थी। मेरे पापा ने कहा कि अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे भाई हैं। जैसे ही मेरे पापा ने कहा कि ज़्यादा भाई हैं तो मेरी माँ हैरान रह गई। उसने कहा कि ज़्यादा भाई, मैं कभी भी इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी जहां इतने भाई हों। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लगता है मेरी माँ परेशान हो गई थी कि इतने मर्दों के घर में बहुत सारे काम होंगे, उनके एक धोना, कपड़े इस्त्री करना, क्योंकि इस गांव के लोग खुद से हिलके पानी भी नहीं पीते थे। इस गांव की औरतों ने मर्दों को इतना बिगाड़ा हुआ था कि वह सारे काम उनसे ही करवाते थे। ऐसे में 7 मर्दों वाले घर में जाना कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं थी। मेरे पापा ने कहा कि पागल, वह इस पूरे गांव के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में भी जमीनें हैं उनकी। हम तो एक ही थाली के मेंढक बन के इधर ही बैठे रहे। उन्होंने तो शहर में भी घर बना लिया। कल को तुम्हारी बेटी शहर चली जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि शहर चली जाएगी, और जो भाई हैं उनका क्या? नहीं नहीं, मैं इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ शायद भूल गई थी कि मेरी माँ को इतना बोलने की इजाजत नहीं थी, और उनकी इतनी बात किसी ने नहीं सुनी थी। मेरे पापा ने उन्हें शायद गुस्से से देखा था। उसके बाद मेरी माँ की आवाज ही नहीं आई, और सुबह मेरी माँ ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखा दी और कहा कि ये है लड़का जिसके साथ तेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन उसके भाई हैं। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, भाई हैं तो क्या हुआ, देखो तो सही कितना हैंडसम लड़का है। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार अपनी आवाज यहीं बंद कर ले, तेरे पापा ने सुन ली ना तो तेरी जबान निकाल देगा तुझे।
हैंडसम की पड़ी है तू, ये नहीं सोच रही कि इस घर में इतने मर्द हैं। मैंने कहा कि आपके घर में भी मर्द हैं, तो मैं क्या करूं? आपकी तरह थोड़ी हूं कि अपने दीवारों के नाज नखरे उठा। अरे अपना काम करेंगे। मेरी मां अपना सिर पकड़ के ऐसे बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बस मैं लड़के की तस्वीर देख के ही खुश हो रही थी, क्योंकि लड़का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तस्वीर देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरी मां रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, अब रो क्यों रही है? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अच्छा नहीं करते यहां पर शादी। वह कहने लगी, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, तेरी शादी इधर ही होने वाली है, पर तेरा क्या होगा? मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे बताइए हुआ क्या है? क्या कोई बात है? तो कहने लगी, कुछ नहीं। अपने आंसू साफ करती हुई वहां से चली गई। इसके बाद जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरी मां परेशान ही रही, बार बार रोती थी। मैंने अपने पापा से कहा, मां क्यों इतनी ज्यादा परेशान है? तो कहने लगे, तू रुखसत हो रही है इसलिए वह परेशान है। हाँ, ये बात तो थी कि वह मुझे प्यार बहुत करती थी, और बेटी घर से जा रही हो तो मां परेशान ही होती है। खैर मेरी शादी हो गई और मेरे पति का नाम समीर था। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान लगता था। शादियों पर भी इन लोगों ने अजीबो-गरीब किस्म की रस्में करवाई। उन्होंने कहा कि घूंघट नहीं उठेगा। हम नहीं चाहते हमारी बहू को कोई और देखे, यह सिर्फ अपने पति के लिए तैयार हुई है, वही इसे देखेगा मेरे घर वालों ने भी कहा, अच्छी बात है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं, हमें किसी को दिखा के क्या करना है। शादी की रात में अपने कमरे में बैठी थी और एक बात पर बड़ी हैरान हो रही थी कि वैसे तो शादीशुदा लोगों के कमरे में एक ही बेड होता है, या एक चरपा या डबल बेड, लेकिन यहां पर तो पूरे कमरे में जितने भी पलंग आ सकते थे उतने रखे गए थे और ठोस ठोस के रखे गए थे। मैं हैरान थी, ये क्या तरीका है? क्या ये मेरा कमरा नहीं था? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरा कमरा नहीं था। इन लोगों ने जल्दी में कमरा सेट ही नहीं किया था और मुझे बाद में मेरा कमरा दिया जाएगा, वरना इस कमरे में इतने सारे बेड का क्या काम था? अभी मैं वहीं बैठी थी और मेरी सास भी मेरे पास ही बैठी थी, जब मेरा एक देवर वहां पर आया और कहने लगा कि वह मेरे कपड़े अंदर पड़े हैं, मैं उठा लूं। मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे में उसके कपड़े क्या कर रहे हैं। खैर मेरी सास ने उससे कहा, हाँ उठा लो। वह अपने कपड़े लेकर और मुझे अजीब सी नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया। इन सब भाइयों ने एक जैसी शेरवानी पहनी थी। मेरी सास ने कहा, खुश है ना सारे? इसलिए खैर मेरी सास मेरे पास क्यों बैठी थी यह तो मुझे बाद में पता चला, अब किस लिए मेरे पास बैठी थी यह जानकर तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी, कितनी प्यारी बहू है मेरी, कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम है। अच्छा देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूं। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी की रात सास भी बहू को कुछ देती है। मैं खुश हुई कि चलो ऐसे भी कोई रस्म है जिसमें सास भी बहू को कुछ देती है। मैंने कहा, जी जो भी आपकी मर्जी। उन्होंने मेरे हाथ पर एक चीज रख दी। जब मैंने उस चीज को महसूस किया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी, अब ये तेरी है और यूं समझ के इस पूरे खानदान की इज्जत थमा दी है मैंने तेरे हाथ में, सुबह मैं इसको वापस लेने के लिए आऊंगी। देख मुझे मायूस ना करना, ठीक है ना मेरी बेटी? तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। तुझे कोई भी तंग करे, तूने मुझे बताना है, मैं उनके कान खींचूंगी, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी माननी है। देख तू अच्छी लड़की है ना, सुबह लेने आऊंगी। मैं इसको वापस, यह एक ऐसा तोहफा था जिसको वह अभी देकर कह रही थी कि सुबह वापस लेने के लिए आऊंगी। मेरा माथा वगैरह चूमा, मुझे प्यार किया, मेरी तारीफें की और मेरे पास दूध का पूरा जग रख के गई। मैंने कहा, माँ जी यह दूध इतना सारा क्यों रखा है आपने, ये तो खराब हो जाएगा। कहने लगी, तुम पीना, तुम्हारा पति भी पिएगा। मैं हैरान थी कि पूरा जग भर के कौन पिएगा। यह तो वह पुराने जमाने का जग था जो बड़ा सा होता था, स्टील का बना हुआ, शायद तांबे का भी बना हुआ था। इसके अंदर तो कम से कम भी 1015 गिलास दूध था। हम लोगों ने कितना एक दूध पी लेना था, मेरा तो वैसे ही कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने उनको कहा कि यह ले जाएं, खराब हो जाएगा, पर वह हंसने लगी। उन्होंने कहा, नहीं खराब होगा, अरे एक कतरा भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। क्यों?
इस दूध के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज डाली थी कि उसे पागलों की तरह पी जाते। मैंने शॉपर हटाया और जब उस चीज को अंदर से देखा तो अपना सर पकड़ लिया। 4 सेकंड तो मेरा दिमाग जैसे बंद ही हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई कि यह क्या है और वह क्या करवाना चाहती है। मुझे अचानक से अजीब सा लगा, गुस्सा भी आया। ये क्या हरकत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने सोचा, हमारे गांव में तो यह सब कुछ होता ही रहता है। हमारे गांव की यही रस्म थी जो सब औरतों के साथ होती थी। अब मेरे साथ भी होने वाली थी, क्योंकि इस शॉपर के अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक सफेद रंग की चादर थी। पूरी चादर नहीं थी, लेकिन यूं समझ ले कि दुपट्टे से थोड़ी बड़ी थी। मैंने उसे एक साइड पर रख दिया और अपना सर पकड़ के बैठ गई। सोचने लगी कि यह शादी, यह ब्याह बस सुनने में ही अच्छा लगता है, असल में तो मीठी छुरी होती है। मैं उसी के बारे में सोचने लगी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहे, क्योंकि एक वही चीज थी इस सारे रिश्ते और इन सारे मामले में जो मुझे यह महसूस करने पर मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ है। बाकी जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी, उनके पतियों की शक्ल देखने के लायक नहीं थी। कोई बहुत ज्यादा मोटा सा था तो कोई बहुत ज्यादा काला था, लेकिन मेरा हस्बैंड तो बहुत ही खूबसूरत था। वह कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। उसके आने से पहले मैंने घूंघट गिरा लिया था। जब मैंने घूंघट उठाया तो मैंने उसे गौर से देखा। इतने करीब से किसी मर्द को पहली दफा देखा था। वाकई बहुत खूबसूरत था। उसने अपने कोट की जेब में से एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। मैं हैरान हुई कि उसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। आजकल तो सोना बड़ा महंगा था। मैं बहुत खुश हो गई। फिर वह मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात माननी है। मैंने उससे कहा, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। इस बात पर वह बहुत खुश हो गया। फिर मुझसे कुछ और प्यार भरी बातें करने लगा। कुछ देर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे। उसने एक गिलास दूध भी पिया था। मुझे कहा, तुम पी लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पीना, मेरा दिल नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। इस कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था, इसीलिए शायद बाथरूम गया होगा। लेकिन जब वापस आया तो मेरे सामने आग दोबारा बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सर झुकाया हुआ था, आंखें नीचे की हुई थी, और उसने मेरी दूसरी उंगली के अंदर भी एक सोने की अंगूठी पहना दी। मैंने पहले अंगूठी को देखा जो दूसरी से अलग थी और थोड़ी बड़ी भी थी। मैं हैरान हुई कि 2 सोने की अंगूठियां, और जब मैंने सामने देखा था, मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई, क्योंकि यह आदमी मेरा पति नहीं था, यह मेरा एक देवर था। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात पर मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। 2 दिन गुजरे थे और मेरी उंगलियों में 7 सोने की अंगूठियां थीं जो मुझे मुंह दिखाई में मिली थीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदा ही नहीं हूं, बस एक जगह पर बैठी थी। मेरी सांस मेरे पास आई और कहने लगी, 1 हफ्ता तो तेरे पास है आराम करने के लिए, उसके बाद सारे घर के काम तुम्हें ही तो करना है। अच्छा, तू हिम्मत नहीं करेगी तो ये सब कुछ कैसे होगा? और तूने जो मुझे वह तोहफा वापस किया, उसने तो मुझे खुश कर दिया। हमेशा संभाल के रखूंगी मैं, तू वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उनकी आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे वह किसी कुएं में खड़ी होकर बोल रही हो। मेरे कान बंद थे, मेरा दिमाग बंद था, मेरी जुबान बंद थी। ऐसा लगता था कि मेरी आंखें भी बंद हैं, क्योंकि मुझे दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था, बस एक जिंदा लाश बनी बैठी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ होने वाला था। तभी मेरी माँ अपना सर पकड़ पकड़ के रोती थी। अब मुझे मेरी अपनी माँ की सारी जिंदगी समझ आ गई थी। जब वह कह रही थी कि इस घर में देवर ज्यादा है, तो वह इसलिए नहीं कह रही थी कि मुझे उन सब के काम करने पड़ेंगे। वह किस लिए कह रही थी, ये मुझे समझ आ गया था। उस वक्त अगर मैं किसी से मिलना चाहती थी तो वह अपनी माँ से। लेकिन यहाँ पर यह रस्म थी कि जब शादी हो जाती थी तो उसके बाद ऐसी कोई रस्म नहीं थी जिसमें लड़की के माँ बाप घर आ सकते थे या लड़की वापस जा सकती थी। 1 हफ्ते के बाद लड़की के माँ बाप लड़की और उसके पति की दावत करते थे, और अभी उसमें 4 दिन थे, और मुझे नहीं पता था कि मैं यह 4 दिन कैसे गुजारूंगी। जब मैंने रोना शुरू कर दिया
तो मेरी सास ने बातें सुनानी शुरू कर दी। ये देखो जरा, 2 दिन की दुल्हन बैठ के धड़े मार मार के रो रही है। इस तरह तो इस घर पर कोई मुसीबत आ जाएगी। ये तो हमारे घर में नपुंसक डाल रही है। अरे कोई इसको समझाओ कि ऐसे नहीं करना है। इसको रोको, कोई तो रोको। थोड़ी देर के बाद मेरा एक देवर मेरी तरफ आया, बड़े ही हक से। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रोशनी चलो कमरे में चलो। मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा, दफा हो जाओ यहां से, मुझे हाथ भी मत लगाना। मेरी सास ने कहा, हाँ ये देखो अपने पति से कैसे बात कर रही है, ये तो बड़ी बदतमीज है। अरे तुझे नहीं पता था ये गांव की रस्म में? क्या तू यहां नहीं पैदा हुई थी? तू इंग्लैंड में पैदा हुई थी, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया। ठीक है, तू कह रही थी वो कि जब यहां पर यह सब कुछ होता था तो फिर मेरी माँ का मुझे समझाना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। ये गलती मेरी माँ की थी कि उसने मुझे कुछ भी ना बताया। मुझे पहले ही बता देती, और कुछ नहीं तो मैं जहर खा लेती। मुझे यह जिंदगी तो ना जीनी पड़ती, और मैं सचमुच जहर खा लेती, क्योंकि यह जिंदगी तो बहुत बुरी थी। मैं इसके 2 दिन गुजार के ही बेहाल हो गई थी। पूरी जिंदगी कैसे जी सकती थी? नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा यह वाला देवर वहां से चला गया तो वह शख्स आगे बढ़ा जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जिसे मैं अपना पति समझती थी। बाकी सबको नहीं, और वह था। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने उसको भी नाराजगी दिखाई। उसने कहा, रोशनी मेरी बात सुनो, कमरे में चलते हैं। वह मुझे कमरे में ले आया। उसने मुझे बैठाया, मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, क्यों रो रही हो? आपको नहीं पता मैं क्यों रो रही हूं। आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगता है। आपका दिमाग तो ठीक है, आपको क्या हो गया है? उसने कहा, देखो पहली बात तो ये है कि मुझसे इस तरह से बात मत करो। मैं तुम्हारा पति हूं, इज्जत से बात करो, आराम से बात करो। मैं तुम्हें यहां बात करने के लिए ही लाया हूं। और दूसरी बात, तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा, आपके सहारे में आई थी, आप मेरे पति हैं। मैं सिर्फ आपके लिए आई थी, बाकी सबके लिए तो नहीं आई। ये सब यहां पर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि यहां होता है। मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया। अभी मेरी उम्र ही क्या थी कि मेरी शादी कर दी। उन्होंने नहीं बताया, तो आप तो बता सकते थे। अब तो किसी मुझे ये सब कुछ बता सकते थे। मैं आपसे शादी ना करती, मैं खुदकुशी कर लेती। और कहने लगा, तुम्हें पता है, जहां पर एक इंसान खुदकुशी करता है वहां पर मुसीबत आ जाता है। तुम्हें इस गांव की किसी भी रस्म के बारे में नहीं पता। ये सब तुम्हारी माँ की गलती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी है, मेरी माँ ने भी, और अब तुम्हें भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है। हाँ, ये बात है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, लेकिन देखो कोई नहीं मरता। तुम भी नहीं मरोगी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो। हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे, तुम्हारा इतना लाड देंगे, इतना प्यार देंगे, जो तुम कहोगी वह करेंगे। ये देखो अपने हाथ को। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और कहा, देखो सोने की 7 अंगूठियां, 7 अंगूठियां। रोशनी, तुम्हें तो एक अंगूठी भी नहीं मिलनी थी, और यहां तुम्हारे हाथों में 7 है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जिंदगी में किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जिस पर वह खुश हो सकता है। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मेरा पति तो बड़ा ही बेशर्म है, इसको किसी बात की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं यह जिंदगी नहीं गुजारी। उसने कहा, देखो रोना धोना मत करो, तुम अभी अभी दुल्हन बनी हो। तुम्हारे यहां पर शुरू के दिन ऐसे हैं, तुम रोगी धोक तो हम सब पर कोई मुसीबत आ जाएगा। मैंने कहा, आ जाए आप सब पर मुसीबत, मुझ पर मुसीबत आ गया तो आप सब पर क्यों ना मुसीबत आए। मैं तो कहती हूं कि ऐसा मुसीबत आए कि सारे मर जाएं, और एक दिन में ही मर जाएं। अभी मैं बोल रही थी तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अचानक से वह अपनी औकात पर आ गया। उसने कहा, एक तो मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूं, ऊपर से तू फजूल बातें करेगी। हम सबको मारना चाहती है, हमारी मौत की दुआएं कर रही है ना। हम मर ना तुझे मरने देंगे। पता नहीं कैसी बातें कर रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ की है ही नहीं, कहीं और से उठकर आई है। ले जाऊंगा तुझे तेरी माँ के घर, वह तुझे आराम से सब कुछ बता देगी। इसके बाद छूट भी ना करना, हमारे सामने इज्जत दे रहे हैं तो उसको हजम करना सीख, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। मैं चीखें मार मार के रो रही थी।
मेरी चीजें बाहर जा रही थीं। उन लोगों को मेरे रोने से परेशानी था और मैं और ज्यादा रो रही थी। जब इंसान के पास बदला लेने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वह इसी तरह की हरकतें करता है। वे कह रहे थे, रोना नहीं, नहीं तो कोई मुसीबत आ जाएगा, और मैं तो चाहती थी कि इनके ऊपर मुसीबत आ जाए, इसलिए मैं और ज्यादा रो रही थी। लेकिन एक इंसान कितना रो सकता है। मेरी आवाज बैठ गई, गला बैठ गया, आंखें सूज गई, आंखों में जलन होने लगी। मैं खाना भी नहीं खा रही थी। मुझे लगा कि खाना नहीं खाऊंगी तो यह लोग मुझे वापस छोड़ देंगे या इस सब को खत्म कर देंगे या मेरी बात मानेंगे। लेकिन इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया, और बहुत जबरदस्ती की मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। जैसे पहले 7 दिन गुजर गए। अब हम सब की दावत थी और मैं अपनी माँ से मिलने वाली थी। मुझे बड़ा करके ले जाया गया था। घर में बड़ा अच्छा खाना बना था। मैं हैरान थी कि सब लोग नॉर्मल थे, सब लोग खुश थे, किसी को किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। मेरी माँ को भी मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिल रहा था। खाना खाने के बाद जब वह बर्तन धो रही थी तो मैं पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में एक ही सवाल था। वह अच्छी तरह जानती थी मैं एक ही बात पूछने वाली थी। कहने लगी, हाँ गलती है मेरी कि तुझे बताया नहीं, पर अगर तुझे बता देती तो तू शादी ही ना करती और तेरा बाप मेरे पीछे पड़ जाता। माफ़ कर दे बेटी। मैंने कहा, माफ़ कर दूं, माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? कहने लगी, हाँ ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर इस सब को कबूल कर लेगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। जब तक इंसान किसी चीज़ को कबूल नहीं करता वह उसके लिए नॉर्मल नहीं होती, लेकिन जब कर लेता तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। देख, इस बारे में अच्छा अच्छा सोच। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप भी वही बात कर रही हैं जो मेरी सास ने, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? बस मुझे पता चल गया कि मैं अकेले आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं, अपने दिल की कोई बात नहीं करूँगी, दोबारा मिलने भी नहीं आऊँगी। मेरी माँ ने कहा, देख तू गलत रास्ते पर जा रही है। मेरी बात तो सुन। मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन मैं बाहर आकर बैठ गई। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं चुप थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी। कोई मुझे बुलाता था तो बोलती थी, और जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था उसे ये सोच के बर्दाश्त कर रही थी कि अब ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा। सबसे ज्यादा बेबस थी और सबसे ज्यादा मजबूर भी थी, और यह सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई ओशन नहीं था। लेकिन अब मुझे अपना दिमाग चलाना था, जो फिलहाल बंद हो चुका था। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना था। बस मैं घर के काम करती थी, इस घर में होने वाली फालतू रस्म को बर्दाश्त करती थी। वे सब मेरे दीवाने हो चुके थे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन अपनी अहमियत जानने के लिए मैंने एक बात कर दी। मैंने कहा कि मुझे बड़ा वाला पिज्जा खाना है, और हमारे गांव से पिज्जा नहीं मिलता था। मैंने भी पिज्जा कभी नहीं खाया था, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर था। कभी कभी मेरे बाप के पास जो फ़ोन था वह मैं उठा लिया करती थी और उसमें कुछ ना कुछ देख लेती थी, वरना मुझे तो फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं थी। ये बात मैंने समीर से कही थी, लेकिन बाकी लोगों ने भी किसी तरह सुन ली। थोड़ी देर के बाद वे सब घर से गायब थे। मेरी सास ने कहा, ये सब कहाँ चले गए? क्या तूने कहीं भेजा है? मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैंने तो कहीं नहीं भेजा, मैं उन्हें कहाँ भेजूंगी? कहने लगी, अच्छा चल ठीक है। थोड़ी देर के बाद वे बारी बारी आए और पूरे घर से पिज्जा की खुशबू आने लगी। मेरी सास ने कहा, ये क्या उठा के ले आए हो? डिब्बों के अंदर ये क्या चीज़ है? कहने लगे, ये पिज्जा है, पिज्जा बड़ा मज़ेदार होता है, रोशनी ने मंगवाया था। मेरी सास हैरान रह गई, इसने तुम सबसे पिज्जा मंगवाया था? तो कहने लगे, नहीं, लेकिन हम सब इसके लिए लाना चाहते थे और मैं पहले लेकर आया हूँ। दूसरा कहने लगा, मैं पहले लेकर आया हूँ। तीसरा कहने लगा, नहीं मैं पहले लेकर आया था। एक कहने लगा कि जो भी पहले लाया हो खाएगी तो वह मेरा वाला पिज्जा, मैंने स्पेशल बनवाया है। दूसरे ने कहा, नहीं मेरा वाला खाएगी, मेरा वाला खाएगी। आपस में लड़ने लगे। मेरी सास ने अपना सिर पकड़ लिया और मैं भी समझ गई कि यह सारे बेवकूफ़ हैं। इन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है। कुछ ना कुछ करके मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। घर में इतने पिज पड़े थे कि अगले 4 दिन तक हम सबने वही पिज्जा ही खाया, बल्कि बाकी गांव वालों को भी खिलाया। मेरी सास ने मुझसे कहा, ये तो तूने अच्छी हरकत नहीं की। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ समीर से कहा था मुझे कुछ भी चाहिए होता है, तो मैं समीर से कहती हूँ और किसी से नहीं कहती हूँ। इन सब ने सुन लिया।
तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी सास ने कहा, तू खूबसूरत है ना, इसलिए अगर तू खूबसूरत नहीं होती तो फिर तुझे पता चलता। मैंने कहा, हाँ मैं हूं खूबसूरत, अच्छी बात है। मैं इस तरह से बात करती थी कि ना तो वह बदतमीजी होती थी और ना ही वह आदर होता था। मेरे साथ इस घर में इतना बुरा हो रहा था कि मैं उनसे इस तरह से बात भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इनमें से किसी को बेवकूफ़ बनाकर यहां से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी और जब शहर पहुंच जाऊंगी तो वहां से गायब हो जाऊंगी। ये कहने में जितना आसान लग रहा था, करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि यहां पर बीवी को बाहर लेकर नहीं जाता था और शहर तो कोई भी नहीं लेकर जाता था। हाँ, कभी कोई इस दुनिया से जा रही हो तो उसको अस्पताल ले जाते थे, लेकिन वह एक अलग मामला था और वह मेरा दूसरा ऑप्शन था कि मैं बीमारी का नाटक करूं और मुझे अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, क्योंकि यहाँ पर भी एक दो डॉक्टर थे, वे बता देते कि यह बीमार नहीं है और मेरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए मुझे कोई ऐसा प्लान बनाना था जिसमें रिस्क कम हो। मेरे लिए यह सब कुछ था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं प्लान बनाने में कामयाब हो गई। और इनमें से जो सबसे ज्यादा बेवकूफ़ और मेरा हद से ज्यादा दीवाना था, उसे मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे शहर देखना है, बस एक दिन के लिए, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। कहने लगा, हाँ ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस शादी को 2-3 महीने हो गए थे, तब कहीं जाकर मैं यह प्लान बनाने में कामयाब हुई थी और अब इसे ट्राई भी करने वाली थी। हम लोग शहर भी पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। वो वहीं पर मुझे कहीं अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि यह मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा मुसीबत था। डॉक्टर यही समझी कि यही मेरा पति है जिसके साथ यह आई है, और मुझे बताया कि फिलहाल सब कुछ ठीक है। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी खबर है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे शहर देखना है। तो कहने लगा, पागल, ऐसी हालत में तुम शहर में घूमोगी, फिर क्या हो जाएगा। वह तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं वह ख्याल कर रहा था या फिर उसे शक हो गया था कि मैं यहां से भागना चाहती हूं। वह मुझे वापस गांव ले आया। उसने किसी को नहीं बताया कि हम शहर गए थे, बस ये बताया कि उसकी तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर के पास ले गया था। यह मां बनने वाली है। मेरी सास सबसे ज्यादा खुश हुई और बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। या तो ये सब लोग बहुत ही ज्यादा फिजूल दिमाग के लोग थे, या ये सब पागल थे, या इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं था। ये क्यों खुश हो रहे थे? ये इस बच्चे पर खुश हो रहे थे। कौन था इस बच्चे का बाप? क्या इनको इस बात का पता था? मेरी सास ने तो इतनी खुशियां मनाई, अपने गले से सोने की चैन उठाकर मेरे गले में पहनाई। वह सब भी मेरे लिए फूल लेकर आए, तोहफे लेकर आए, कपड़े लेकर आए। इतना सामान था कि कमरे में रखा नहीं जाता था। बहुत ही ज्यादा खुश थे और अब वह सब मिलकर मेरा ख्याल कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए इनका ख्याल भी जहर से कम नहीं था। मुझे इनकी शक्ल देखकर नफरत होती थी, मुझे गुस्सा आता था। मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था, सिवाय डॉक्टर के। मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं जाते थे। मेरी कोई दोस्त तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि इस गांव में हम सबकी पढ़ाई भी घर पर हुई थी और हमें किसी के घर आने जाने की इजाजत भी नहीं थी। मैं बड़ी परेशान थी। अब मैं क्या करती? मैंने यही सोचा था कि मैं शहर में जाकर कहीं पर भी गायब हो जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, कहीं भी भाग जाऊंगी, औरतों के किसी सेंटर में चली जाऊंगी, और अगर कुछ ना कर पाई, अपनी जान दे के किस्सा खत्म करूंगी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और जान थी। और उसका क्या कसूर था? ये उसका कसूर नहीं था कि मैं इस गांव में रहती थी। ये उसका कसूर नहीं था कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और ये उसका कसूर नहीं था कि उसके बाप के अंदर बिल्कुल भी गैरत नहीं थी। पर कौन से वाले बाप के अंदर? मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल और सबसे अजीब स्थिति में फंस चुकी थी और अब मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। ये नशन तो मेरी जिंदगी से निकल गया कि मैं अपने साथ साथ अपने भविष्य को और उसको भी खत्म कर देती थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं बुजदिल नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास और क्या रह गया था? सोचा, इनकी गैरत जगाने की कोशिश करती हूं। समीर से ही बात कर सकती थी, क्योंकि मैं उसे ही अपना पति मानती थी, बाकी को नहीं। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा कि देखो, मैं मां बनने वाली हूं, अगर मेरे घर बेटी हो गई तो। कहने लगा,
कि बेटी हो गई तो अच्छी बात है। देखो हमारे घर में तो इतने सारे मर्द हैं, हमें तो बेटियां वैसे ही अच्छी लगती हैं। बेटी हो गई तो वह हम सबकी परी होगी, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, छोटी सी प्यारी सी बेटी होगी हम सबकी। मैंने कहा कि मैं यह कह रही हूं कि अगर हमारी बेटी हो गई, वह भी कल को जवान हो गई और उसकी भी मेरी जैसी जिंदगी हुई, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहने लगा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हम सब तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम जो कहती हो हम करते हैं। वह पिज्जा वाली बात याद नहीं? तुमने एक आवाज की थी और पिज्जा की लाइन लगा दी थी। हम लोगों ने अगर यकीन नहीं आता तो दोबारा आजमा लो, इतना ख्याल तो करते हैं तुम्हारा। मैंने कहा यह सब कुदरत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो मैं खुद यह सब कुछ बुरा नहीं मानती। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता। और तुम भी बार बार इस तरह की बातें करना छोड़ दो। देखो तुम्हें इशारे मिल रहे हैं, यही अब तुम्हारा घर है, तुम मान बनने वाली हो और हम तुम्हारा इतना ख्याल भी करते हैं। ये इस घर की अमानत है जो तुम्हारे पास है। अब तुम ना तो यहां से जा सकती हो और ना ही इस घर में कुछ बदल सकता है। और अगर कल को मेरी बेटी होगी और उसकी जिंदगी भी तुम्हारी जैसी होगी, तो यकीन करो कि वह बहुत खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा रश्में हैं तो क्या हो गया, इन रश्म को तोड़ा भी तो जा सकता था। कहने लगा नहीं, ये रश्म अच्छी है, इन रश्म को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रश्म के साथ चलने वाला आदमी हूं। जो इंसान अपनी रश्म को, अपनी जड़ों को भूल जाता है, वह जिंदगी में रसवा हो जाता है। दुनिया वाले उसे बुरा समझते हैं। मुझे समझ आ गई थी कि इसे प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन इनके एक रिश्तेदार घर में आई। वैसे तो इनके काफी सारे रिश्तेदार आते रहते थे, लेकिन वे सब भी इनकी तरह जाहिल और दकियानूसी ही थे। लेकिन यह लड़की कुछ पढ़ी लिखी लग रही थी और सुना था कि इसकी शादी शहर में हुई थी। वह भी सबके सामने यही कह रही थी, समीर की बीवी को तो बुला दो, मैं तो इसे देखने के लिए आई हूं, शादी में तो आ नहीं सकी। सुना है मां भी बनने वाली है, चलो डबल मुबारकबाद दे दूंगी। मेरे लिए तोहफा भी लाई थी। जब उसने इस तरह की बात की कि मैं सिर्फ समीर की बीवी हूं, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद मैं इससे बात कर सकती हूँ। बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ के मैंने उससे अकेले में यह बात की और उसे ये सब कुछ बता दिया। उसने कहा तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, इस घर में यही सब कुछ हो रहा है और इस गांव में तो यही होता है। उसने कहा इस गांव में यह सब कुछ होता था, अब नहीं होता है। अब वैसे बहुत से घर हैं जहां पर यह सब कुछ नहीं होता है। यूं समझ लो कि आटे में नमक बराबर तुम्हारी शायद बदकिस्मती है कि तुम्हारे अपने घर में भी यही सब कुछ होता था और तुम भी यहां आ गई हो। क्योंकि जाहिर है तो एक जैसे लोगों ने आपस में रिश्ते कर लिए, क्योंकि इनकी सोच आपस में मिलती होगी। तुम बाहर नहीं निकलती हो। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं निकलती। उसने कहा अच्छा, मैं भी तो इसी गांव की हूं ना, यहीं पर पैदा हुई थी मुझे। देखो मैं तो शहर में जाकर रहती हूं, मेरी तो शहर में शादी हुई है, मैं पढ़ी लिखी हूं, नौकरी करती हूं और मेरा एक ही पति है और वह मुझसे बहुत प्यार भी करता है। मैंने कहा आप क्या कहना चाहती हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वह एक धोखा है? उसने कहा कि हाँ, धोखा है। यह लोग रस्मों का नाम इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग और भी बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। पर उसने अपना एक कार्ड मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसे मैंने छुपा लिया। वह थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर वापस चली गई। मेरी सास को जब पता चल गया कि हम लोग आपस में कोई बात कर रहे थे, तो उसने हमें अकेला बैठने ही नहीं दिया। इसका मतलब कि यह लोग झूठ बोल रहे थे, यह रस्में होती थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अभी भी इन रस्मों को सब लोग फॉलो कर रहे थे, ये फ़ायदा उठा रहे थे। मैं तो समझ रही थी कि जो भी हो रहा है, कम से कम मेरा ख्याल तो किया जा रहा है, लेकिन ये सब लोग झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे। अब मैं बस ऊपर वाले से ही कह सकती थी कि वही मेरी मदद करे, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे दिन करीब आने लगे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। मेरी सास ने कहा कि लगता है इसका आखिरी वक्त आने वाला है, बस अब तैयारी करो, इस घर में बच्चा आने वाला है। मेरा भी बहुत ख्याल किया जा रहा था, लेकिन मुझे यह ख्याल करना ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी बकरी को तैयार किया जाता है। पता नहीं
मेरे साथ क्या दिक्कत थी? मुझे शुरू में डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाया ही नहीं गया। कहाँ गया? सब कुछ ठीक है। जब मैं भागने की कोशिश में शहर तक गई थी, उस वक्त शायद मेरा पहला महीना था। उसके बाद बस यहीं पर एक डॉक्टर था जिसे चेकअप करवाया जाता था, और मैं अपने आप पर भी हैरान थी कि मुझे कुछ हो क्यों नहीं गया। मैं क्यों ना मर गई? आखिरी वक्त आ गया, अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि केस खराब हो गया था। जब अस्पताल गए और जब बच्चा हो गया तो सबसे पहले डॉक्टर की चीखें निकली, और जब बच्चे को बाहर लेकर आया गया तो यह लोग बच्चे को उठाते हुए भी डर रहे थे कि भी चीखें निकल रही थीं, और यह लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि यह तो किसी को भी पता नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन है, पर इस बच्चे की 7 टांगें थी। सब लोग इस बच्चे को देखकर हैरान रह गए, इनके मुंह लटके हुए थे। ये कैसा बच्चा है? अब क्या होगा? मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे वापस ले आया गया। मैंने उस कार्ड के ऊपर फोन करके बता दिया। बच्चा अभी भी अस्पताल में ही था। वह लड़की समझ गई कि मामला क्या है और अकेली नहीं आई अपने साथ। पुलिस और एक औरतों के सेंटर की इंचार्ज को लेकर आई थी। उसे मेरी कहानी बड़ी दर्द भरी लगी थी। उसने मेरी मदद करने की हामी भर ली थी। कानून के मुताबिक मेरा पति सिर्फ समीर ही था, बाकी सबको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी हम यह सब कुछ कर रहे थे कि पता चला कि वह बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि इस तरह के बच्चे 2 दिन से ज्यादा नहीं जीते। ये दुख भी मुझे बहुत बड़ा था। मेरी औलाद मैंने महीने इसका इंतजार इसी सोच के किया था कि वह मेरी अपनी औलाद है। समीर को एक जगह पर बैठाया गया और उससे पूछा गया कि तुम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो, उसे अच्छे तरीके से अपने साथ रखना चाहते हो, जो तुमने पहले किया है वह सब नहीं करोगे। ये सिर्फ तुम्हारी पत्नी है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगी तो ठीक है, नहीं तो अभी और इसी वक्त इसकी तुमसे तलाक हो जाएगी, और वह भी 1 सेकंड में, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी वजह है। उसने रोज शुरू कर दिया और अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा, यह सब मुझे मेरी माँ ने कहा था, मैं नहीं करना चाहता था। यह मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं था। इसलिए सेंटर वालों ने कहा कि तुम इस गांव में नहीं रहोगे, अपनी माँ और भाइयों के साथ नहीं रहोगे। शहर में तुम्हें रहने के लिए जगह दी जाएगी, वहीं पर तुम्हें काम करना होगा और तुम वहीं पर इसे रखोगे, और हम लोग हर 3 महीने बाद आकर चेक भी करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। वह मान गया और मैं शहर चली गई। मैंने वापस मुड़कर ना तो अपनी सांस और बाकी सबकी तरफ देखा, और ना ही अपने माँ बाप की तरफ, क्योंकि वे भी इस सब में बराबर के साझी थे। लेकिन मैंने उन्हें कानून से बचा लिया। कानून का साया उन पर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं फिर भी उनकी बेटी ही थी। ना अब मैं समीर के साथ रहती हूँ, और वह काफी हद तक बदल गया है। मेरे सामने शर्मिंदा सा रहता है, इसलिए उसके साथ रहने में मुझे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि जो मैं कहती हूँ वह मान लेता है। जब मर्द औरत का गुनाहगार हो जाता है तो फिर वह बहुत अच्छा पति साबित होता है। ये कोई फिल्म या ड्रामा होता तो शायद मेरी जिंदगी से यह सब लोग निकल जाते और मैं अपनी जिंदगी गुजार लेती और एक सफल औरत बन जाती। लेकिन यह भी सच है कि मैं अपने पति के साथ ही रह सकती थी, चाहे वह जैसा भी था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें